नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। जी हां, स्टेडियम में जाने के लिए नहीं देनी होगी किसी तरह की कोई फीस। फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। बड़ा फैसला खिलाड़ियों के लिए। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी अब किसी तरह की कोई फीस स्टेडियम में जाने के लिए। अब वो यहां निःशुल्क खेल सकेंगे, खेलों की तैयारी कर सकेंगे। खेल राज्य मंत्री ने यह फैसला लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, खिलाड़ियों को अब किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। ये राहत खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से। हरियाणा सरकार ने ये राहत यहां पर खिलाड़ियों को देते हुए बड़ा फैसला लिया है कि अब स्टेडियम में खेलने के लिए खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई फीस यहां पर नहीं देनी होगी। जी हां, अब आप यहां, यानी कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप निःशुल्क जाकर यहां अपने खेल की तैयारियां कर सकते हैं। फ्री में, निःशुल्क में खेलों की तैयारियां कर सकेंगे खिलाड़ी। यहां पर ये फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। बड़ा फैसला, राहत भरी खबर यहां खिलाड़ियों के लिए। किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। बड़ा फैसला लिया गया हरियाणा सरकार की ओर से। निःशुल्क अब आप यहां पर अपनी खेलों की तैयारी कर सकेंगे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ये बड़ा यहां पर फैसला लिया है। काफी अच्छा फैसला, काफी राहत भरा फैसला, जिसे लेकर खिलाड़ियों के अंदर एक खुशी भी नजर आ रही है। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, जिसे लेकर तमाम खिलाड़ी काफी यहां पर खुश नजर आए। यानी अब स्टेडियम में अगर खिलाड़ी पहुंचते हैं तो किसी तरह की कोई फीस यहां पर खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्टेडियम में जाने के लिए नहीं देनी होगी कोई फीस। खिलाड़ियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है, बेहद अच्छी खबर है। अब यहां पर खिलाड़ी पहुंच सकेंगे और निःशुल्क अपने खेलों की तैयारियां कर सकेंगे। सरकार का धन्यवाद भी यहां पर करते नजर आए कई खिलाड़ी। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, इसे लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, सोनीपत से खबर है। सोनीपत में बदमाशों को यहां पर देखा जाए तो हौसले काफी बुलंद है। मामला शहर के जिला कोर्ट का है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोली चला दी और पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य गवाह शख्स को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिले के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक ने गांव की ही रहने वाली कनिका नाम की लड़की से यहां पर शादी की थी। पुलिस मामले की सोनीपत का पूरा मामला, कोर्ट में गवाह की गोली मारकर हत्या। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, ये दिन दहाड़े हत्या की गई है। सोनीपत के कोर्ट में ही अपनी पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई थी और उस मामले को लेकर आया था। और जो दो बाइक सवार आए और उन्होंने अचानक से गोलियां दागनी शुरू कर दी और काफी बड़ा विवाद है ये। इसमें ओवर किलिंग का भी मामला है, ये काफी बड़ा विवाद है। राय विधानसभा क्षेत्र मकीनपुर का गांव का मामला है और जिसने हत्या की थी वो जो पहले अपनी बेटी को मारा था वो जेल में था और जिसको आज मारा है वो कोर्ट में अपनी पत्नी को इंसाफ दिलवाने के लिए कोर्ट में आया था। अचानक से दो बाइक सवार आए और धड़ाधड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। जी लाजपत, अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए कोर्ट में हर व्यक्ति अपने इंसाफ के लिए पहुंचता है और अगर कोर्ट में ही इंसाफ नहीं, गोलियां मिलती है तो ये जरूर प्रशासन पर सवाली निशान खड़े होते हैं। पुलिस के नाक की बात की है ये और खाकी पर फिर सवाल उठते हैं। अगर एक सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट के चौतरफा जो है वो पूरी तरीके से एक निगरानी रखी जाती है और निगरानी के बावजूद अगर इस तरह हत्या होती है तो बिल्कुल पुलिस पर सवाली निशान खड़े होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो बदमाशों ने गवाह को यहाँ पर गोली मार दी है।
सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हिंद की चादर कहे जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में भव्य आयोजन होने वाला है। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए संगत में अभी से ही काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान भी चलाया। बता दें कि करनाल के सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व को लेकर पानीपत में जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। 400वां प्रकाश पर्व को लेकर पूरे पानीपत में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के मौके पर 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा संगतों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके लिए पानीपत में 25 एकड़ से ज्यादा बड़े मैदान में भव्य पंडाल लगाया जाएगा। ये पंडाल 2 लाख स्क्वायर फुट में तैयार किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के लिए आयोजित कार्यक्रम में देश भर से रागी और ढाड़ी शिरकत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए स्वर्ण मंदिर सरोवर से पवित्र जल लाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट के तमाम मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। साथ ही संत समाज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। खबर चंडीगढ़ से है। 24 अप्रैल को पानीपत में मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश के मुताबिक होने वाले इस आयोजन के लिए 25 एकड़ भूमि में शानदार पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 2 लाख तक संगतों के बैठने का प्रबंध किया जा रहा है। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस पंडाल को खास जर्मन टेक्निक से बनाया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत दिलाएगा। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे नवें पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहां पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहाँ पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये दरबार हाल है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी ये सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है।
वहीं जुलाना में बीते 5 दिनों से एक युवक की मौत का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 5वें दिन भी मृतक का शव जुलाना के वार्ड नंबर 4 की चौपाल में रखा हुआ है और परिजन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनोहर राज्य में आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरकार इस पर संज्ञान ले और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील भी की और चेतावनी भी दी कि यदि पीड़ित परिवार की सहायता नहीं की गई तो आज जींद में होने वाले मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए उनका घेराव करने के लिए भी पहुंचेंगे। एक SC/ST भाईचारे से जवान बच्चे को पुलिस का बर्बर अत्याचार, हत्या कर दे। परिवार का आरोप है कि उसको किस तरीके से पीटा गया है, उसके फोटो मुझे दिए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि उसके गुप्तांगों पे, उसकी कमर पे, चारों तरफ ये जो चोट के निशान है। परिवार की मांग है कि इसकी जांच की जाए। और क्या खट्टर प्रशासन जांच के लिए भी एफआईआर लिखना चाहता नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ये सरकार भूलने लगी है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखवाना चाहता है तो उसकी एफआईआर तुरंत लिखी जाए। इस 27 साल के बच्चे के साथ हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाए और पुलिस एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं हो, गिरफ्तारी करने के लिए तैयार नहीं हो, ये इस देश के अंदर कौन सा कानून हो गया? ये हरियाणा सरकार किस रास्ते के ऊपर चल रही है? मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं इन पत्रकारों के माध्यम से, इस गरीब परिवार पे, इसके बच्चों पे, इसकी विधवा पे, इसके माँ पे, इसकी बाप पे क्या गुजर रही है, आप जुलाना में आके देखें तो आपको पता चले। खबर रतिया से है, जहां मजदूर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने मंडी के गेट पर ही ताला लगा दिया है। मार्केट कमेटी के आगे यहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फूड लाइन लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन ने धरना कर मांग की है कि रतिया के लोकल गोदामों में गेहूं रखने दिया जाए और कहा है कि मंडी में लोडिंग का काम बंद किया जाए। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का समर्थन भी हो रहा है। जी हां, कई यूनियन ने इन्हें अपना समर्थन दे दिया है। मजदूरों के समर्थन में इंकलाबी नौजवान सभा ने भी समर्थन दिया। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर बहादुरगढ़ में अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने और प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगा है। जिस केस का हवाला देकर जमीन को रिलीज बताया जा रहा था, उस केस पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने स्थिति साफ कर दी है। रोहतक के भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट में गिरधारी लाल एंड अदर्स केस में शामिल जमीन रिलीज नहीं हुई है। वहीं केस का हवाला देकर अधिग्रहित जमीन का यहां इंतकाल किसानों के नाम करना कानून के खिलाफ है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक जमीन को रिलीज नहीं माना जा सकता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यकारी अधिकारी श्वेता ने कहा कि विभाग अपनी जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू करेगा। इसमें हमने LA ऑफिस से रिपोर्ट मांगी थी कि अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज हो गई है, उसके अलावा अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज नहीं हुई है, अभी भी हुडा के नाम पे स्टैंड कर रही है, तो उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जानी है और कब्जे वहां पे हटवाए जाने हैं। स्टेडियम का जहां तक मामला है, स्टेडियम को कुछ महीने पहले DSO को, स्पोर्ट्स ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया गया है और एक पत्र DSO को भी लिखा गया है कि जल्द से जल्द वहां से कब्जा हटवाएं और उसको क्लियर करा के हमें भी इन्फॉर्म करें। और उसके अलावा भी कई जगह पे कब्जे की विभिन्न समस्याएं मेरे संज्ञान में आ रही हैं। उसके लिए भी DC साहब को लेटर लिख दिया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के लिए और उसके बाद इसकी उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया ना करें
वो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करने की बात है, क्योंकि म्यूटेशन अगर रद्द हो जाता है तो आपका जो सामग्री वहाँ लगाई गई है वो उसके साथ ही वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो कोलोनाइजर कर रहे हैं उस पर आपने क्या एक्शन? बड़ा स्पष्ट है जी, उस रकबे के बारे में स्पष्ट नोटिस दिया गया है, उसको हम तहसील के नोटिस बोर्ड पर भी लगा देंगे। खरीदार को खुली आंखों से खरीदना होगा। जितने भी हुड्डा के रिलीज के इंतकाल हुए हैं उन सभी की कॉपी आदेशों समेत जिसमें लिखा गया कि ये फलां CWP के तहत दर्ज और मंजूर किए गए हैं, वो देते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने एक बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्शन दे। क्लियर कट ऑब्जेक्शन मतलब वो भूमि रिलीज हुई या नहीं हुई। वहीं फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की एक और यहां पर कार्रवाई सामने आई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 लोग बिजली विभाग से हैं और एक हरियाणा पुलिस में बतौर SPO के पद पर तैनात हैं। तीनों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जहां जेई और उसके सहयोगी को राज्य चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस वालों को विजिलेंस टीम ने एक युवक से 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक युवक की शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने SPO के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत करने वाले युवक का कहना है कि पुलिस वाला उसको लगातार परेशान करता था और कहता था कि अगर 11,000 की रिश्वत नहीं दी तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाकर दोबारा से उसे जेल में डलवा देंगे। मामला ये है जी, मैं पहले गांजे का काम करता था जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है। अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बिलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ, तो मैंने इनसे मना करी अब मैं 2 नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तभी भी नहीं मान रहे। फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। कितने रिश्वत मांग रहे थे सर? 1,000 तो ये मांग रहा था हवलदार और 10,000 रुपये थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के। हाँ जी। तो विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर ये सामने आई है। फरीदाबाद की पूरी खबर, रिश्वत मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए यहां गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में अपराधों के सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला जिले के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां पर हुज्जल नाम के एक युवक ने मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने तलवार भी बरामद की। जानकारी के मुताबिक पीड़ित की मोहम्मदपुर में खुद की टेलर की दुकान है। हमले के समय पीड़ित अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। हमलावर युवक दुकान के सामने किराए पर रहता है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कहाँ से भेजिए आपको? देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में नए मामलों में 3% का इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय मामलों की संख्या में भी वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 14,241 पर पहुंच गया है। आज का दिन तीसरा ऐसा लगातार है जिस दिन देश भर में 2,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में यहां पर 965 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते दिल्ली में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,970 पहुंच गई है। आज यानी कि 22 अप्रैल 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,451 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 21 अप्रैल को 2,380 नए मामले सामने आए थे और 20 अप्रैल की बात करें तो 2,067 मामले यहां पर सामने आए थे। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को अब और सक्रिय रहने की जरूरत है।
तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें, देश भर में मिले हैं 2451 नए संक्रमित। लगातार तीसरे दिन आए 2000 से ज्यादा केसेस, लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को मिले थे 2380 नए केस। 20 अप्रैल को 2067 नए मामले सामने आए थे। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2067 नए मामले सामने आए हैं। लगातार पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 0.03 यहाँ पर है। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.8% पहुंचा है। और साथ ही 24 घंटे की बात कर ले तो 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है अब तक। तो 24 घंटों में 4,49,000 यहाँ पर मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में 2,970 एक्टिव केसेस हैं। केरल में 2,571 एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटक की बात करें तो 1,592 एक्टिव केसेस हैं। हरियाणा में 1,441 एक्टिव केस हैं। असम की बात कर ले तो 1,353 एक्टिव केस हैं असम में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 980 एक्टिव केस हैं। तो 24 घंटे में यहां पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अभी और सक्रिय होने की जरूरत है। तो होम आइसोलेशन में है 1,395 मरीज। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के कुल 201 लोग रिकवर हुए हैं। हरियाणा में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। गुरुग्राम की बात करें 279 केस मिल चुके हैं। गुरुग्राम में 1057 एक्टिव केसेस हैं। और वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 24 घंटे की बात कर ले 173 लोग रिकवर भी हुए हैं। फरीदाबाद में 62 नए एक्टिव केस मिले हैं। फरीदाबाद में 24 लोग कोरोना से रिकवर भी हो रहे हैं। रिकवर हो चुके हैं 24 लोग। हिसार की बात करें 2, करनाल में 5, पंचकुला में 4 केसेस मिले हैं। रोहतक की बात कर लें 1, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में 2 केसेस मिले हैं। 10,264 लोगों के यहां पर सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में पॉजिटिविटी की बात करें, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.95% पहुंच चुका है। तो हरियाणा में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसे लेकर लगातार हर खबर भी आपसे अपील कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक बार फिर से जरूरत है यहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।